अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद अहमद हूँ और हम अकाउंटिंग की बेसिक्स क्लास के अंदर मौजूद हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, या सिंपल अगर वर्डिंग में आप इन्हें बोलें कि व्हाट आर दी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इंफॉर्मेशन यूजर्स ऑफ आवर कंपनी। हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर दी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, या स्टेक होल्डर्स को अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोलें, व्हाट आर दी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करने वाले कौन होते हैं, या यही क्वेश्चन आपका तीसरी कैटेगरी में भी फुलफिल होता है, व्हाट आर दी इंफॉर्मेशन सीकर्स और इंफॉर्मेशन यूजर्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, उसे कौन लोग इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे। तो चलें, इस क्लास में हम ये सीखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। चलें जल्दी से कर लें, फिर मैं चैनल स्टार्ट करता हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारे पास हैं स्टेक होल्डर्स या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेक होल्डर्स स्लैश यूजर्स ऑफ कंपनीज इंफॉर्मेशन या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कंपनी को मालूमात करने वाले लोग जो होते हैं वो होते हैं टोटल उसके 5 तरह के लोग होते हैं। मेनली जो 5 हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बाकी एक्स्ट्रा को भी हम डिस्कस कर लेंगे। स्टेक होल्डर कहते हैं असल में वो बंदा जिसको फर्क पड़ता है कंपनी की परफॉर्मेंस के अंदर कमी आने से या उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी होने से। अ पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। तो पढ़ लेते हैं हु आर द स्टेक होल्डर्स। सबसे 1 नंबर पे हमारे इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स आर दी पर्सन हु वांट टू बाय द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। दे use company's stability and profitability to analyze whether we should buy company's shares or hold their shares if they have already taken their shares, or sell the shares if the company's performance is not as per expected। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो हमारी कंपनी के अंदर पैसों को इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। इनमें 3 तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो वो हैं जो न्यू स्टेक होल्डर्स हैं या न्यू शेयर होल्डर्स कंपनी के बनना चाहते हैं, या कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पास कंपनी के 10 शेयर्स पहले के मौजूद हैं, 2 शेयर्स हम कंपनी के और खरीद लें। तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ये लोग एनालाइज करेंगे ताकि फैसला कर सकें कि उन्हें कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, या किस कंपनी के खरीदने चाहिए। दूसरे लोग आते हैं जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं। वो देखते हैं कि क्या कंपनी उस तरीके से अपना काम चला रही है जिस तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ताकि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट का एक हाई रेट के ऊपर हमें डिविडेंड दे सके साल के आखिर पर। तीसरा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है तो फिर वो क्या करते हैं, हमारी कंपनी के शेयर्स को बेचकर किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं कि जो कि इसी इन्वेस्टमेंट के अंदर उन्हें ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न कमाकर दे रही हो। तो इन्वेस्टर्स का मेनली जो ताल्लुक होता है वो सिक्योरिटीज की बाय होल्डिंग और सेल के साथ होता है।
प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूं, सिक्योरिटीज से मुराद होती है कंपनी के शेयर्स प्लस डिवेंचर्स। शेयर्स के ऊपर शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, इस पर डिविडेंड मिलेगा। डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। हमारे जो ये स्टेक होल्डर्स हैं, ये यही हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, जो कंपनी में या तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कंपनी से इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं या कंपनी के अंदर नई इन्वेस्टमेंट को लाना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की जा रही है। कंपनी के अंदर हमें मजीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपना पुराना पैसा कंपनी के अंदर रखना चाहिए, या इन्वेस्ट किए हुए पैसों को निकाल लेना चाहिए। तो ये हमारे पहले स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स हैं, और इन्हीं का स्टेक कंपनी के अंदर सबसे बड़ा स्टेक होता है। हैविंग, चलिए मैं लिख भी देता हूं, हैविंग बिगर स्टेक, इनका कंपनी के अंदर सबसे बड़ा स्टेक लगा हुआ होता है, दारोमदार लगा होता है, डिपेंडेंसी होती है कि कंपनी पता नहीं किस तरह चलेगी, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की वो हमें मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, टाइमली डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं और उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग कर देते हैं। कंपनी में पैसे रखने हो तो उसको स्टे करवाते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करनी है नई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और अगर पुरानी इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो पुरानी इन्वेस्टमेंट इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन की ही बेस पर निकाल लेते हैं। ये हमारे हो गए फर्स्ट स्टेक होल्डर्स। सेकेंड स्टेक होल्डर हैं हमारे हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉइज दो तरह के हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज और दूसरे न्यू वन, जिसे आप इंटेंडेड एम्प्लॉइज भी कह सकते हैं। इंटेंडेड टू ज्वाइन द कंपनी इन द नेक्स्ट ईयर और द करंट ईयर। अच्छा, एम्प्लॉइज का स्टेक किस तरह है, एम्प्लॉइज कंपनी के जो होते हैं वो कंपनी की स्टेबिलिटी को प्लस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते रहते हैं, इसकी एवेलुएशन वो करते रहते हैं। वो देखते रहते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसके खर्चे कितने हैं, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी की कॉस्ट कितनी है, कंपनी का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के लिहाज से कितना है। इन सारी चीज़ों की एवेलुएशन अपनी हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज क्यों करते हैं, ताकि वो कंपनी से अगर वो ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि कंपनी हमें करंट ईयर के एंड पर कितना बोनस देगी, कोई चांसेस भी है कि बोनस वगैरह मिलेगा या कंपनी छुट्टी करा देगी जवाब। सेकंड चीज जो वो देखते हैं, वो ये चीज चेक करते हैं कि इस दफा कोई इंक्रीमेंट वगैरह हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो इंक्रीमेंट होते हैं वो कंपनी की परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो हर साल एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट मिलता है और एक हाई रेट पे मिलता है। तो ऐसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मेनली दो वजह से देखते हैं, ये तो कंपनी इस दफा बोनस देगी या नहीं देगी, इंक्रीमेंट का कोई चांस है कि नहीं, और जॉब सिक्योरिटी कितनी है। कंपनी के अच्छे अगर हालात चल रहे होंगे तो कंपनी के पुराने लोग भी रहें और नए लोगों को एम्प्लॉय करो, ताकि काम ज्यादा से ज्यादा और कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो अपनी जॉब सिक्योरिटी भी वो देख रहे होते हैं। तो मेनली ये तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के अपनी एक कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देखने के। अभी ये न्यू एम्प्लॉयज किस लिए कर रहे होते हैं, ये कंपनी के जो न्यू एम्प्लॉयज हैं ये इसलिए चेक कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो एक कंपनी ए में इस टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरी कंपनी है बी,
वो एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसकी प्रॉफिट को और रेट ऑफ रिटर्न को देखते हैं, और कंपनी बी की भी ये दोनों चीजें देखते हैं। अगर कंपनी ए जिसमें वो काम कर रहे हैं उसका प्रॉफिट कम जा रहा है एज कंपेयर टू कंपनी बी जिसका प्रॉफिट हाई जा रहा है, और कंपनी ए की रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम है, और कंपनी बी की अपने इम्प्लॉयज को रेट ऑफ रिटर्न या अपने इन्वेस्टर्स को रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो कंपनी ए को छोड़कर कंपनी बी को ज्वाइन करना पसंद करेंगे। ये उनका मेन पर्पस होगा। तो ये हमारे सेकंड स्टेक होल्डर्स थे। चले आए थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। थर्ड हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो होते हैं हमारे लेंडर्स। ये भी दो तरह के हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं और प्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग क्या करते हैं जी, एग्जिस्टिंग इसलिए देख रहे होते हैं कि हमने कंपनी को जितना लोन दिया हुआ है, क्या कंपनी इसके ऊपर मुझे टाइमली इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। मेरा जो ओरिजिनल लोन है वो वापस मिलने के कोई चांसेस हैं भी या नहीं। तो एग्जिस्टिंग हमारे लेंडर जो होते हैं वो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं ताकि देख सकें कि उन्हें इंटरेस्ट की पेमेंट और ओरिजिनल लोन की जो पेमेंट है वो टाइमली बेस पर होती रहे। और जो हमारे प्रोस्पेक्टिव है, और जो कंपनी प्रोस्पेक्टिव लेंडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टिव लेंडर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कंपनी कोई ए है उसे लोन दिया हुआ है, वहां से उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है 4%, और कंपनी बी है हमारी वाली, यहाँ वो कहते हैं कि कंपनी ए जो है उसके हालात इतने अच्छे नहीं जा रहे, उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम जा रहा है, और कंपनी बी जो है उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हाई है। तो क्यों ना हम कंपनी ए में से अपनी जो हमने उनको लोन दिया हुआ है उन पैसों को ए से निकालकर बी में शिफ्ट कर दें ताकि बी हमें इंटरेस्ट भी ज्यादा दे। तो ये मुख्तलिफ कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। ये थर्ड कैटेगरी के हमने स्टेक होल्डर्स पढ़ लिए अपने। आगे फोर्थ वन हमारे होते हैं सप्लायर्स स्लैश वेंडर्स एंड अदर ट्रेड क्रेडिटर्स। ये हमारे क्या करते हैं जी, वेंडर्स या सप्लायर्स, ये वो लोग होते हैं जिनसे कंपनी ने हमने उधार पर चीजें परचेज की होती हैं, क्रेडिट परचेजेस की होती हैं। तो सप्लायर्स वो होते हैं उन्होंने कंपनी को क्रेडिट पे सामान बेचा हुआ होता है या फिर कैश बेसिस पर। नॉर्मली कंपनीज क्रेडिट परचेजेस को एक फेवरेबल कंसिडर कर रही होती है, उनके फॉर द टाइम बिंग कंपनी को उनके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एवेलुएट कर रहे होते हैं ताकि ये इंश्योर कर सकें कि उनके जो पेमेंट करनी है कंपनी ने वो टाइमली कर ले, इन ऑर्डर टू इंश्योर टाइमली returns
या टाइमली रिसीट्स फ्रॉम कंपनी, कंपनी से टाइमली उनको अपने पैसे वापस मिलते रहे। और ये टाइम जितना शॉर्टर पीरियड होता है, दी मोर शॉर्टर दी मोर शॉर्टर दी बेस्ट। जितना ये टाइम पीरियड कंपनी कम लगाएगी अपने क्रेडिटर्स को या अपने वेंडर्स की पेमेंट के अंदर, उतना ज्यादा उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। और इसमें आप दूसरी कैटेगरी हमारे प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स की भी हो सकती है। जिस तरह हम अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उसी तरह जो प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स होते हैं, मार्केट में नए वेंडर आए हुए होते हैं या एग्जिस्टिंग वेंडर्स होते हैं, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो मार्केट के अंदर अच्छे, गुड कह लें या बेस्ट कस्टमर्स को हर वक्त तलाश करते रहते हैं, ताकि अपनी प्रोडक्ट्स को वो कंपनीज को सेल करें और उन सेल्स के बदले में वो हाई प्रॉफिट्स अर्न करें। तो मार्केट एक बिल्कुल कह लें कि वो बाजार वाला हिसाब होता है कि दुकानदार भी अपने कस्टमर को ढूंढ रहा होता है और कस्टमर अपना वेंडर ढूंढ रहा होता है। तो ये दोनों के लिए बड़ा फिजिबल होता है कि अगर एक दूसरे की फाइनेंशियल पोजीशन को और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अवेलुएट करते रहे टाइम बाय टाइम, तो वो उनके लिए बेस्ट रहता है, ताकि उन्हें पता लगता रहे कि मेरी जो सेल हो रही है वो एक गुड पर्सन को हो रही है और ऐसे पर्सन को हो रही है जिससे कल को मुझे रिटर्न एक्सपेक्टेड है। ये ना हो कि मैंने उसको चीजें अपनी बेचे जा रहा हूँ और कल को रिटर्न मिलने का कोई चांस ही ना हो। तो ये हमारे चौथे स्टेक होल्डर्स थे। पांचवी इनसे मिलती जुलती बात है। पांचवी बात क्या है जी हमारी? पांचवे होते हैं हमारे कस्टमर्स। कंपनी के जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल पोजीशन को अवेल्युएट कर रहे होते हैं। और मकसद क्या होता है, उनके दो मकसद होते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ देयर क्वालिटी स्टेक होल्डर्स या क्वालिटी कंपनीज या परचेजर्स या वेंडर्स। और अगर हमारे कस्टमर हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, if they are dependent on us, if they are dependent on us, तो वो ये इंश्योर कर रहे होते हैं हमारी जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस हैं वो कंटिन्यू रहें। तो कस्टमर कंपनी के जो होते हैं, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, वो दोनों इस चीज के लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अवेल्युएट करते रहते हैं, ताकि कंपनी जिससे वो चीजें पिछले 10 सालों से या 20 सालों से खरीद रहे हैं, उस कंपनी की कंटिन्यूटी इंश्योर हो, क्या वो कंपनी अगले सालों में चलती भी रहेगी या नहीं चलती रहेगी, या अगर कंपनी ने अगले सालों के अंदर बंद हो जाना है तो वो टाइम रहते हुए और टाइमली अपने न्यू कस्टमर्स या अपने न्यू वेंडर्स की तलाश को जारी रखें और टाइमली एक नए वेंडर को ढूंढने, ताकि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं वो मुतासर ना हो। और अगर हमारा कोई एक लार्ज इन्वेस्टर है या कंपनी का कोई एक लार्ज वेंडर है
तो कंपनी कहती है कि अगर एक मेरा वेंडर ऐसा है जिससे मैं पिछले 20 सालों से खरीद रहा हूँ और एक बल्क क्वांटिटी में हमेशा खरीदता हूँ, अगर कल को इस वेंडर को कुछ हो गया ना तो मेरा कारोबार भी बंद हो जाएगा। तो कंपनी ऐसे सेंसिटिव या ऐसे बल्क क्वांटिटी वेंडर्स की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना जरूरी समझती है, ताकि हमारे जो ऑपरेशंस उनके ऊपर डिपेंडेंट है उन परफॉर्मेंस की कंटिन्यूटी को इंश्योर किया जा सके। तो ये हमारे 5वें स्टेक होल्डर्स हैं। छठे हमारे स्टेक होल्डर हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है? गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम try to find out such sectors of economy or businesses to whom they can levy means charge high rate of taxes। गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश ये होती है कि वो ऐसे सेक्टर्स की तलाश को जारी रखें जिन सेक्टर से रेट ऑफ टैक्स की अमाउंट कंपनी ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके। वो सेक्टर जिनकी इनकम ज्यादा है या बहुत ज्यादा है उनके ऊपर क्या करती है गवर्नमेंट, मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस लगाती है ताकि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो टैक्सेस भी बढ़ सके। ये गवर्नमेंट का काम होता है। साथ के साथ गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर की तलाश इसलिए भी कर रही होती है ताकि उनको मुख्तलिफ तरह के इंसेंटिव दिया जा सके। गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर them different incentives to boom the economy। गवर्नमेंट ना सिर्फ इनके ऊपर टैक्सेस लगा रही होती है बल्कि कुछ सेक्टर्स को टैक्स फ्री करके भी गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। तो इसलिए कंपनीज की परफॉर्मेंस को और सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को अवेलुएट किया जाता है और उन बिजनेसेस को और उन सेक्टर्स को ज्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं जिनसे उम्मीद होती है कि कंपनी की इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बूम करेगी, तरक्की करेगी। इस तरक्की करने की वजह से क्या होगा? न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स will generate and new investment will pool towards market slash economy। तो इसलिए गवर्नमेंट और दूसरी एजेंसीज जो होती हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की इनकम्स को और परफॉर्मेंस को एवेलुएट करती रहती हैं ताकि एक तो उनसे हाई रेट ऑफ टैक्सेस कमाए जाएं और अगर कोई ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट हो सकता है, इकोनॉमी बूम कर सकती है, उसको इंसेंटिव दिए जाएं ताकि मुख्तलिफ तरह के बेनिफिट्स लिए जा सकें उस स्पेसिफिक सेक्टर से। तो ये हमारे छठी तरह के स्टेक होल्डर्स। साथ ही हमारे स्टेक होल्डर हैं जो कि सबसे बड़े हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो हमारी पब्लिक है, हमारी जनता है। बिकॉज ये क्या कर रहे होते हैं, ये कंपनीज की दे ऑल्सो evaluate companies
performance and position from time to time to, किस लिए करना चाहिए? To whether they should make investment through purchase and sale of सिक्योरिटीज, ताकि वो कंपनी की सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकें। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसकी सिक्योरिटीज वो खरीद लेंगे, जिसकी पूरी होगी उसकी सिक्योरिटीज को वो बेच देंगे। दूसरी जी, क्यों जनता हमारी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अवेलुएट कर रही होगी, ताकि वो देख सकें किस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट हो रही हैं। जिस सेक्टर के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट होंगी, हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारी पब्लिक उस सेक्टर की नॉलेज ज्यादा से ज्यादा हासिल करेगी और कहेगी ताकि हमें फ्यूचर के अंदर ज्यादा से ज्यादा जॉब्स मिल जाएं। तीसरी वजह जो लोग कंपनीज की परफॉर्मेंस को अवेलुएट कर रहे होते हैं वो होती है CSIR। CSIR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमी के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि कंपनीज क्या करती रहें जी, हाई रेट ऑफ प्रॉफिट कमाती रहें और अपनी पॉकेट्स को फिल करती रहें, बल्कि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगाई है कि इस पॉकेट में से वो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर्स के फायदे के लिए भी काम करें, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी काम करें। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से हाई क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन निकल रही है, स्मोक निकल रही है, तो इस फैक्ट्री को चाहिए कि जिसकी चिमनियों में से पोल्यूशन की एक खास अमाउंट निकल रही है, उसे चाहिए इस पोल्यूशन को कम करने के लिए पौधे, ट्रीज और प्लांट्स भी लगाए। जब ये फैक्ट्री ट्रीज और प्लांट ज्यादा लगाएगी तो ये जो स्मोक निकल रही है इसको रिड्यूस किया जा सकेगा इन पौधों के जरिए से। ये इस कंपनी की CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पब्लिक ये एवेलुएट करती है कि कौन सा सेक्टर हमारी इकोनॉमी को या हमारे इन्वायरमेंट को कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। कोई सेक्टर जितना ज्यादा एक इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा होगा, वो उस इन्वायरमेंट की डेवलपमेंट के लिए भी उतना ज्यादा काम करेगा। पब्लिक का ये भी इंसेंटिव होता है। तो ये हमारे 7वीं तरह के स्टेक होल्डर्स है। तो टोटल हमने ये 7 तरह के स्टेक होल्डर्स पढ़ लिए हैं। चलें एक दफा ब्रीफली इनको स्टडी कर लेते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से थे हमारे? सबसे पहले हमारे स्टेक होल्डर थे इन्वेस्टर्स। ये 2 तरह के हमने पढ़े, न्यू स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं और ओल्ड भी हो सकते हैं। सेकंड हमारे स्टेक होल्डर है हमारे एम्प्लॉइज। ये न्यू एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं और ओल्ड भी हो सकते हैं। तीसरे इन्वेस्टर्स हमारे हैं लेंडर्स।
जो कंपनी को उधार देने, ये भी हमने दोनों पढ़ ली है। न्यू भी हो सकते हैं हमारे और ओल्ड भी हो सकते हैं। चौथे हमने पढ़े अपने सप्लायर्स या वेंडर्स। पांचवी तरह के जो होते हैं वो होते हैं हमारे कस्टमर्स। ये भी हमने दोनों तरह के देख लिए, प्रोस्पेक्टिव भी और एग्जिस्टिंग भी। छठे हमने पढ़े गवर्नमेंट एंड एजेंसीज। सातवें जो लास्ट हमने पढ़े वो हमारी हैं पब्लिक। तो ये 7 तरह के टोटल हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। ये सातों के साथ कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एवेलुएट कर रहे होते हैं। एवेलुएट कर रहे होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सकें whether to continue with the existing company और मूव टू अदर, या फिर दूसरे के पास चले जाएं वो, या फिर क्या कर रहे होते हैं जी, हाउ मच फ्रूटफुल एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर अस। डिफरेंट कंपनीज हैं, उनकी वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अवेलुएट कर रहे होंगे ताकि वो फैसला कर सकें कि उसे इसी कंपनी के साथ चलना चाहिए या तीसरी कंपनी के अंदर चले जाना चाहिए। साथ के साथ ये दोनों लोग इसलिए भी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर रहे होते हैं ताकि वो देख सकें कि whether a company is going to or near to liquidation। लिक्विडेशन का मतलब खत्म हो जाना, बंद हो जाना, क्लोज। लिक्विडेशन लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, क्लोज इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, ताकि वो टाइमली डिसीजन ले सकें, टाइम टू टेक क्विक डिसीजंस। तो ये हमारी आज की क्लास थी। इसके अंदर हमने 7 तरह के अपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स पढ़ लिए, जिन्हें स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। हर स्टेक होल्डर का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को एवेलुएट करने के पीछे। इस क्लास के अंदर हमने ये 7 चीज़ें पढ़नी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें। अगर कोई चीज़ समझ मजीद लाने की ज़रूरत है तो उसके लिए कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि जो नॉलेज आपको हासिल करें वो दूसरों तक भी पहुंचा सकें। So let's meet in the next class. Thank you for your time.